हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष। इस चैप्टर के पूर्व के 3 वीडियो के तहत हम अध्ययन कर चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के सिलसिले में भारत आती है और फिर धीरे धीरे 1857 के प्लासी के युद्ध और 1864 के बक्सर के युद्ध में जीत हासिल करके भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण, अपना प्रभाव स्थापित करती है। हमने देखा कि बक्सर के युद्ध में विजय हासिल करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसी के साथ ही हमने 2 युद्ध भी अपनी क्लास में लड़े थे, मतलब 2 युद्धों का भी हमने अध्ययन किया था, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध। इन युद्धों का अध्ययन करके हमने ये देखा था कि किस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करती है। न केवल मैसूर के क्षेत्र को अपितु मराठा के क्षेत्र को भी वह अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कि अंग्रेजों का अगला टारगेट रहता है पंजाब का सिख क्षेत्र, यानी किस तरह से वह सिख साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाती है। इसी का ही अध्ययन करेंगे हम आज के वीडियो में, यानी हम आंग्ल सिख युद्धों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, युद्ध को देखने से पूर्व हम पंजाब की उस वक्त की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में सिखों के बारे में अध्ययन किया था, हमने देखा कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव के द्वारा सिख पंथ की स्थापना की जाती है। कुल 10 सिख गुरु होते हैं, जिसमें अंतिम गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह। ध्यान आया आपको? प्रथम गुरु नानक देव, जिनके द्वारा सिख पंथ स्थापित किया जाता है, और उसके बाद हमने देखा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं, क्योंकि बाद में गुरु परंपरा समाप्त कर दी जाती है और इनका जो पवित्र ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को ही क्या स्वीकार कर लिया जाता है? गुरु स्वीकार कर लिया जाता है। और हमें पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो संपादन किया वो किसने किया? 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। तो बच्चों, जब ये 10 गुरु हैं, इन्होंने सिखों को धार्मिक आधार पर संगठित करने का कार्य किया। लेकिन इसी दौरान जब मुगलों का शासन होता है, यानी इस्लाम धर्म काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रचार में होता है, तो ऐसी स्थिति में इस्लाम धर्म का सिख धर्म से टकराव होता है और कई मुग़ल शासकों के द्वारा सिख गुरुओं पर अत्याचार किए जाते हैं, जिसमें हमने देखा कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और इसी तरह से गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु होते हैं, उनको औरंगजेब के द्वारा उनका सर कलम करवा दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो हमने देखा कि सिख धर्म के जो सिख समुदाय है, उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं मुगलों के द्वारा, और इसके कारण सिख धर्म मजबूर होता है, परिस्थितियों के अनुरूप खुद को सैनिक रूप से संगठित करता है, और फिर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। आगे चलकर हम देखते हैं, जैसा कि हमने हमारे पिछले चैप्टर में भी अध्ययन किया था, कि जो बंदा बैरागी हैं वो राजनीतिक दृष्टि से सिखों को संगठित करने का कार्य करते हैं। हालांकि बंदा बैरागी को भी मार दिया जाता है। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी आते हैं, और महाराजा जो रणजीत सिंह जी होते हैं वो सिखों का एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो हमने कड़ी समझी कि किस तरह से पहले गुरु नानक देव आए, अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी आए, खालसा पंथ स्थापित होता है, बंदा बैरागी आते हैं, राजनीतिक दृष्टि से संगठित करते हैं। और हमने देखा कि बंदा बैरागी के बाद क्या होता है, सिख जो लोग होते हैं वो मिसलों में विभाजित हो जाते हैं। कुल 12 मिसल होती हैं। मिसल क्या होती हैं? मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ एक तरह से होता है राज्य। तो यानी जो पूरा सिख क्षेत्र होता है वो बंदा बैरागी के बाद 12 मिसलों में 12 क्षेत्रों में बढ़ जाता है। प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग झंडे होते हैं और अपने अलग अलग नियम कानून होते हैं। लेकिन
इसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह जी आते हैं वो इन सभी मिसलों को एक करते हैं और एक संगठित सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये हमने कहानी देखी सिखों की। अब अंग्रेजों को हमने देखा कि काफ़ी क्षेत्र के वो अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एक रफ मैप बना करके कि कौन से क्षेत्र उनके नियंत्रण में जा चुके थे। तो यहाँ देखिए ये पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया गया था उनके द्वारा। इसके अलावा यहाँ अवध के क्षेत्र में, मराठाओं के क्षेत्र में नियंत्रण कर लिया गया था। अब ये जो बड़ा क्षेत्र था पंजाब का, उनका अगला टारगेट क्या था? पंजाब का जो ये क्षेत्र है इस पर अधिकार करना, क्योंकि पंजाब बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। आपको पता है 5 नदियों का संगम होने के कारण काफ़ी संपन्न यह क्षेत्र था। तो अंग्रेजों की अगली नज़र क्या थी? भाई वो तो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी की। बंगाल बिहार वाले क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित किया, फिर मैसूर युद्ध में जीत करके मैसूर के क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित किया, फिर मराठा के क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित किया। अब पंजाब के क्षेत्र पे उनकी निगाहें हैं। और पंजाब में क्या चल रहा है? पंजाब में सिख सैनिक दृष्टि से संगठित हुए हैं खालसा पंथ के अंदर आकर, और फिर महाराजा रणजीत सिंह ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। तो आप ये देख पा रहे हैं ना, वर्तमान पाकिस्तान का भी जो क्षेत्र है, पहले ये पंजाब इतना विस्तृत होता था कि पाकिस्तान वाला पंजाब भी इसी के अंतर्गत आता था। तो इतना क्षेत्र रणजीत सिंह जी, ये यहाँ पे रणजीत सिंह को दिखाया गया है, तो इनके अधीन था। तो आगे की हम कहानी देखते हैं कि किस तरह से बात इतनी पहुंच जाती है कि आंग्ल सिख युद्ध लड़े जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ना। पृष्ठभूमि तो समझ में आ गई, ठीक है। अब यही बात हम पढ़ेंगे तो एक बार और रिपीट हो जाएगी। महाराजा रणजीत सिंह से पहले सिख 12 छोटे छोटे मिसलों में यानी समूहों में बटे हुए थे, हमने देखा, ठीक है। और इन मिसलों में से जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मिसल थी वो कौन सी थी? भंगी मिसल थी, ठीक है। रणजीत सिंह जी सूकर चकिया मिसल से संबंधित थे, क्योंकि रणजीत सिंह के जो पिताजी थे महासिंह, ठीक है, तो वो किसके अधिकारी थे? सूकर चकिया मिसल के। तो रणजीत सिंह भी इसी मिसल से संबंधित थे। इन्होंने आगे चलकर 12 मिसलों का एकीकरण किया, यानी जो ये पूरा सिख साम्राज्य अलग अलग मिसल में विभक्त था, इसको मिलाकर के एक किया धीरे धीरे और सिख राज्य की स्थापना की। इन्होंने आगे चलकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, साथ ही अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। तो हमने देखा किस तरह से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो बच्चों सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरह से ये युद्ध लड़े गए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम के अनुरूप हमें किस तरह से इस उत्तर को लिखना है। यहाँ देखिए, रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को समझने से पूर्व हम मानचित्र देखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिख साम्राज्य को दर्शाया गया है। 1839 का यह सिख साम्राज्य है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब तक इतना सारा क्षेत्र उनके नियंत्रण में आ जाता है। ये देखिए आप, जम्मू वाला क्षेत्र भी है, यहाँ पे वर्तमान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि भारत की वर्तमान बाउंड्री कौन सी है? भारत की वर्तमान बाउंड्री तो ये है, ये देखिए। लेकिन उस वक्त तक ये जो भारत की वर्तमान बाउंड्री से भी बाहर का, यानी जो वर्तमान पाकिस्तान है, ये वाला क्षेत्र भी किसके नियंत्रण में था? रणजीत सिंह के नियंत्रण में था। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं लाहौर को उन्होंने जीता, और लाहौर को क्या किया? लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा अमृतसर, इसको अपनी उन्होंने धार्मिक राजधानी एक तरह से घोषित किया। तो ये कुछ क्षेत्र थे। और यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये है सतलज नदी। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज एक समझौता करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के साथ, और सतलज को विभाजक रेखा स्वीकार करते हैं कि सतलज से इधर का क्षेत्र तो है किसका? अंग्रेजों का, ठीक है। और सतलज के पश्चिम का क्षेत्र किसका है? महाराजा रणजीत सिंह का, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इतना जो विशाल, मतलब अच्छा खासा साम्राज्य था जो कि महाराजा रणजीत सिंह के नियंत्रण में था। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा है, तो अफगानिस्तान से बहुत बार यहाँ पर आक्रमण होते रहते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा अब्दाली का अफगान शासक थे, ठीक है। तो अब्दाली ने भी कई बार आक्रमण किए थे। अब्दाली वही जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध में थे, मराठाओं के साथ युद्ध किया था ना अहमद शाह अब्दाली ने, तो उनके साथ भी कई लड़ाइयाँ हुई थी महाराजा रणजीत सिंह की। तो वो ही बता रखा है, रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी, वह इन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। मतलब लड़ाई लड़ी और इनको वापस से इनके क्षेत्र में खदेड़ दिया। इन्होंने
यूरोपीय प्रशिक्षकों की मदद से एक शक्तिशाली, क्योंकि इनको पता था, संकट तो दिख ही रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी है, धीरे धीरे सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में कर रही है, अपने साम्राज्य में मिला रही है, तो पंजाब को भी खतरा है। तो इन्होंने पहले ही स्थिति भांप ली थी और एक सिख खालसा सेना जो कि अच्छी तरह से ट्रेंड थी, तो सिख खालसा सेना इन्होंने स्थापित की थी। अब आते हैं अपन उस संधि पे जिसके द्वारा एक स्पष्ट विभाजन रेखा बनाया गया था सतलज नदी को। ये थी अमृतसर की संधि और ये कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुई? पंजाब का जो क्षेत्र था उसके महाराजा रणजीत सिंह साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आए थे? चार्ल्स मेटकॉफ आए थे, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। चार्ल्स मेटकॉफ कौन थे? ये लॉर्ड मिंटो के दूत थे। आ गई बात समझ में? तो अपने को मोटा मोटा क्या याद रखना है? बस अमृतसर की संधि याद रखनी है। कब हुई? 1809 में हुई। किस किस के बीच में हुई? महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई। अब क्या इस संधि के अंदर क्या शर्तें थी, क्या डिसाइड किया गया? भाई शांति के साथ बिना युद्ध लड़े दोनों पक्षों ने, रणजीत सिंह ने और अंग्रेजों ने, अब आपस में डिसाइड कर लिया कि हम सतलज नदी के पश्चिम क्षेत्र में तो रणजीत सिंह का शासन स्वीकार करते हैं। भाई ये सतलज नदी है, इसके पश्चिम में या पंजाब का जो पश्चिमी वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र, ये सब आप इस पर आराम से शासन करो, जबकि जो पूर्व का क्षेत्र है ये अंग्रेजों के अधिकार में रहेगा। और रणजीत सिंह जी सतलज नदी के पूर्वी तरफ अपना विस्तार नहीं करेंगे। ये इसलिए डिसाइड किया गया था क्योंकि रणजीत सिंह भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे और अंग्रेज भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे। तो अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं ये पूर्वी क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार न कर ले, तो इन्होंने पहले ही ये संधि कर ली। और पश्चिमी क्षेत्र इसलिए दिया, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत चालाक थी। पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पे देखो, ये पश्चिमी क्षेत्र सतलज नदी के पश्चिम का क्षेत्र इसलिए दिया गया, थोड़ा अपन कलर चेंज कर लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ सके। तो ये सतलज नदी के पश्चिम का क्षेत्र इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था रूसी साम्राज्य और इधर था अफगानिस्तान। तो रूस और अफगानिस्तान दोनों से ही आक्रमण का भय था। तो अंग्रेज इनको बफर स्टेट की तरह यूज कर रहे थे कि कोई भी आक्रमण हो तो कौन संभाल लेंगे? महाराजा रणजीत सिंह संभाल लेंगे और हम अपने आराम से पूर्वी क्षेत्र में विस्तार करते रहेंगे। तो भाई ये शर्तें तय हो गई और रणजीत सिंह ने भी मान लिया और दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर लिए। काफ़ी अच्छी खासी शांति बनी रही, व्यवस्था बनी रही। यानी रणजीत सिंह जी जब जिंदा रहे ना, जब तक, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सीमित रहे। यहाँ देख लो और अच्छे से बताया गया है। ये देखो, ये सतलज नदी है यहाँ पे। तो सतलज नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है, देखो जिसमें मुल्तान का क्षेत्र है और ये लाहौर है, अमृतसर है, आनंदपुर साहिब है, जम्मू है, ठीक है, श्रीनगर वाला है, और ये वर्तमान में जो पाकिस्तान में है डेरा गाजी खान और ये सब पेशावर, ये सब किसके, कितना विशाल साम्राज्य हो गया था। अगर हम देखें तो पश्चिमी पंजाब की तरफ किसका? महाराजा रणजीत सिंह का। 27 जून 1839 ईस्वी को, जैसा कि मैंने बताया कि 1839 ईस्वी तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह जी की मृत्यु होती है, जब एक शक्तिशाली शासक अपना पद खाली करता है ना, तो बाद में अगर उसका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो पंजाब में यही होता है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है, जो ये जो सत्ता है ना, पंजाब की सत्ता, ये केंद्र बन जाती है षड्यंत्रों का। यानी आप देखोगे ना, आगे चल के एक के बाद एक शासक बदलते हैं, कोई भी अच्छा शासक, सुयोग्य शासक पंजाब को नहीं मिल पाता है। ये देखिए, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सरदारों की महत्वाकांक्षाएं और स्वार्थ के कारण दरबार में गुटबंदी होना शुरू हो जाता है। हालांकि उनके पुत्र खड़क सिंह राजा बनते तो हैं, लेकिन वो एक कुशल राजा, एक कुशल प्रशासक नहीं होते हैं। और जब राजा शक्तिशाली नहीं है तो क्या होगा? जो दरबार है उसमें और लोगों का महत्व बढ़ने लग जाएगा, हस्तक्षेप बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसे ही थे डोगरा बंधु, है ना। तो अपने को नाम वाम में नहीं जाना, गुलाब सिंह वगैरह थे, हायर क्लास में आता है अपने 10th के हिसाब से, बस डोगरा बंधु थे। तो डोगरा बंधु क्या है, अब आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। तो खड़क सिंह कुछ समय तक ही रहते हैं। खड़क सिंह के बाद ये सारे पुत्र हैं किसके? महाराजा रणजीत सिंह के। कई पुत्र थे महाराजा रणजीत सिंह के। तो हमने देखा खड़क सिंह बनते हैं, खड़क सिंह के बाद उनके पुत्र बनते हैं, उन अगले जो शासक बनते हैं उनके पुत्र नवनिहाल सिंह,
ठीक है। नवनिहाल सिंह शासन करते हैं, 1 साल तक ही कर पाते हैं। उसके बाद महाराजा शेर सिंह होते हैं जो कि 1841 से 43 तक शासन करते हैं। ये चीज़ अपने को मतलब सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे बीच बीच में बुक में फैक्ट दे रखे हैं, तो फैक्ट उठा के देखेंगे तो इतिहास समझ में नहीं आएगा। इतिहास तो भाई कहानी है, किधर क्या हुआ कैसे हुआ, तो क्रम से पढ़ेंगे तो ही तो समझ में आएगी, तो याद नहीं रखनी है ये। लेकिन इतना देखो कि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई है 1839 ईस्वी में, उसके बाद कोई भी स्थायी शासन नहीं स्थापित हो पा रहा है पंजाब में। पहले खड़क सिंह आ रहे हैं, फिर निहाल सिंह आ रहे हैं, कुछ कुछ समय के लिए 1 साल 2 साल, फिर महाराजा शेर सिंह आते हैं और फाइनली बनते हैं महाराजा दलीप सिंह। उनके ही पुत्र होते हैं रणजीत सिंह के, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, 6-7 साल के आसपास ही होते हैं जब ये शासक बनते हैं। तो महाराजा जो दलीप सिंह की आयु छोटी होने के कारण माता जो जिंद कौर, उनकी माता जिंद कौर होती हैं, बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली महिला थी जिंद कौर। उनको इतिहास में जिंदन, झिंडन आदि कई नामों से जाना जाता है। तो जिंद कौर उनकी संरक्षिका बनती हैं। और बच्चों इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है याद रखने के लिए कि महाराजा दलीप सिंह के समय, है ना, कई जगह इसको दिलीप सिंह कहा जाता है लेकिन एक्चुअली में ये दलीप सिंह है। तो दलीप सिंह के समय ही 2 आंग्ल सिख युद्ध लड़े जाते हैं। याद रखना ये चीज़ कि जब आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए थे ना, तो उस वक्त पंजाब के राजा, पंजाब के शासक कौन थे? महाराजा दलीप सिंह थे। आ गई बात समझ में? तो महाराजा दलीप सिंह जब गद्दी पर बैठते हैं, बहुत ही कम आयु के होते हैं, इसलिए माता जिंद कौर उनकी संरक्षिका बनती है। यहाँ ये देखिए किसको दिखाया गया है? दलीप सिंह जी को। अब बात करते हैं, अब आ गए हम प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष की तरफ। अब तक आपने, है ना, 2 युद्ध तो देख ही लिए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। इतना तो समझ में आ गया है कि अंग्रेज जाति बहुत ही चतुर जाति थी, मौके का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और जैसे ही अब उनको ज्ञात होता है कि पंजाब में शक्ति शून्यता हो गई है, कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं है, तो उनकी निगाहें तो पहले से ही पंजाब पे थी, तो इस मौके का वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं और एक बहाना बनता है। पंजाब के एक क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है छोटा मोटा, तो उस विद्रोह को दबाने के बहाने ये लोग एंट्री करते हैं पंजाब की राजनीति में। ये देखिए अपन पढ़ेंगे प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष। देखो कारण क्या होता है? कारण होता है सबसे पहले तो मेन कारण तो वही है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा कि कैसे भी करके अपने साम्राज्य को बढ़ाओ, अपने साम्राज्य का विस्तार करो। हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की भी साम्राज्य महत्वाकांक्षा की नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की भी यही नीति थी, है ना। इसके अलावा दूसरा जो कारण बनता है, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तो थी, लेकिन जो मेन कारण बनता है एक और, वो होता है पंजाब में राजनीतिक अराजकता का माहौल। भाई अराजकता तो ही है भाई, आप 5 साल के अंदर कितनी बार शासक बदल रहे हो, कोई सुयोग्य शासक ही आपको नहीं मिल पा रहा है, तो अराजकता की स्थिति है। फायदा उठाया जाएगा दुश्मनों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा इसका फायदा उठाया जाता है। 13 दिसंबर 1845 को, ठीक है, आप अगर डेट याद करने में दिक्कत आती है तो ओनली दिसंबर 1848 या 1845, सॉरी, दिसंबर 1845 भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरी डेट ही याद रखी जाए। तो दिसंबर 1845 को लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने सिखों के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी, ठीक है। गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग्स और सिखों के खिलाफ ये युद्ध करने की घोषणा करते हैं। तो पहला युद्ध जो आंग्ल सिख युद्ध, वो कब शुरू हुआ? दिसंबर 1845 में शुरू हुआ। तो 5 स्थानों पे युद्ध लड़ा जाता है, तो 4 लड़ाइयाँ तो छुटपुट होती हैं, उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाता है, कोई बड़ा रिजल्ट नहीं निकल पाता है। लेकिन जो आखिरी होता है सबराओं का युद्ध, कब होता है वो? फरवरी 1846 में। तो ये युद्ध बनता है निर्णायक युद्ध। कौन सा युद्ध? सबराओं का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है? सिख बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, और सिख बुरी तरह से पराजित हो गए तो मतलब अब जो संधि होगी, समझौता होगा, उसमें सिखों को किसकी बात माननी पड़ेगी? अंग्रेजों की बात माननी पड़ेगी। तो वही होता है, इस युद्ध में सिख पराजित होते हैं। लाहौर जो कि महाराजा रणजीत सिंह के समय राजधानी था, तो लाहौर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये हमने देखा सतलज नदी की सीमा रेखा है
और यहाँ पे ये कई लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, जैसे मुद्दकी की लड़ाई लड़ी जाती है, अलीवाल। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लड़ाई होती है वो है सबराओं का युद्ध, और इस युद्ध में फाइनली डिसीजन हो जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं प्रथम अंगल सिख युद्ध में, और उनके द्वारा लाहौर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। साथ में 2 संधि भी की जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी संधि होती है, लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि। ठीक है, कारण तो ध्यान आ ही गया, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और पंजाब में अराजकता की स्थिति। और युद्ध लड़ा गया, देखा हमने 5 लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जो अंतिम और महत्वपूर्ण युद्ध था, लड़ाई थी, वो कौन सा था, सबराओं का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, 2 संधि थोप देते हैं, किसके ऊपर, पंजाब के ऊपर। देखते हैं क्या थी संधि की शर्तें। पहली है लाहौर की संधि, जो कब हुई, मार्च 1846 में हुई। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो जालंधर दोआब था, दोआब पता चल गया होगा किसे कहते हैं, दोआब। दोआब मतलब नदियों के, 2 नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। तो जालंधर दोआब का जो क्षेत्र था उसे भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया लाहौर की संधि के तहत। इसी के साथ ही युद्ध क्षति के रूप में कि भाई युद्ध में हमारा जो हानि हुआ है वो भी अब तुम ही भरोगे। कौन, सिख भरेंगे, पंजाब भरेगा। तो जुर्माने के लिए लगाए गए 1,50,00,000 रुपए। ऐसा कहा जाता है कि 50 लाख की ही व्यवस्था की गई थी, बाद में जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है इसको दे करके भरपाई की गई थी। ठीक है, तो 1,50,00,000 की राशि सिखों को अंग्रेजों को देनी थी युद्ध की क्षतिपूर्ति के नाम पर। इसी के साथ ही लाहौर की संधि की दूसरी शर्त ये थी कि भाई सिख सेना की जो संख्या है वो सीमित कर दी जाए। कितने चालाकी से ये लोग अपनी शर्तें तय कर रहे हैं ना, कि सिख की सेना कम हो जाएगी तो सिख दोबारा से खुद को संगठित कर ही नहीं पाएंगे, शक्तिशाली बना ही नहीं पाएंगे। तो लाहौर की संधि की शर्तें इतनी अपमानजनक होती हैं कि जो सिख है वो इस अपमान का बदला लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। ठीक है, और आक्रोशित हो जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, वो एक छोटा विद्रोह कर देते हैं, अंग्रेज फिर से उस विद्रोह को दबा देते हैं, और अगली संधि होती है भैरोवाल की संधि। तो उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये देखिए कौन कौन से क्षेत्र नियंत्रण में कर लिए जाते हैं। ये लाहौर का क्षेत्र नियंत्रण कर लिया जाता है, जालंधर दोआब का क्षेत्र नियंत्रण में कर लिया जाता है। तो काफ़ी क्षेत्र होते हैं जो कि सिख साम्राज्य के थे, वो अब किसके नियंत्रण में आ जाते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य के नियंत्रण में आ जाते हैं। अब ये देखो बेटा, भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि होती है 1 दिसंबर 1846 में। इस संधि की क्या शर्तें थी, सिखों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और होर्डिंग्स क्या चाहते थे कि दलीप सिंह जब तक वयस्क ना हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे थे, मैंने बताया जब सिंहासन पर बैठे थे, और अब भी कोई ज़्यादा आयु नहीं हुई थी। तो हॉर्डिंग क्या चाहते थे कि जब तक दलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते हैं तब तक पंजाब के प्रशासन पर अंग्रेजों का अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो रानी जिंदा होती हैं, किनकी माता, दलीप सिंह की माता, सबसे पहले उनको पेंशन दे करके भेज देते हैं बनारस। ठीक है, कि अब आप संरक्षिका नहीं रहोगी, अब दलीप सिंह जब तक वयस्क नहीं हो जाते, इनके संरक्षक के रूप में कौन कार्य करेंगे, 8 सिख सरदारों की एक परिषद कार्य करेगी। और ये 8 सिख सरदार वो होते थे जो कि अंग्रेज समर्थक होते थे, और इनके अध्यक्ष कौन होते थे, हेनरी लॉरेंस। कौन थे इनके अध्यक्ष, हेनरी लॉरेंस, जो कि ब्रिटिश एजेंट थे। आया समझ में, भैरोवाल की संधि के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ कि जो रानी जिंदा थी उनको तो पेंशन दे करके भेज दिया कि अब आप दलीप सिंह की संरक्षिका नहीं रहोगी। अब दलीप सिंह जब तक वयस्क नहीं हो जाते हैं, 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जिसका अध्यक्ष बनाया गया हेनरी लॉरेंस को, कि ये जो परिषद है ना, ये अब उनके संरक्षक के तौर पर कार्य करेगी जब तक कि दलीप सिंह जी वयस्क नहीं हो जाते। तो एक तरह से किसके नियंत्रण में आ गया, पंजाब का प्रशासन अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। भाई हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में संरक्षण परिषद गठित की गई है, तो किसकी चलेगी, अंग्रेजों की ही चलेगी। अब आगे देखिए, पहला हमने देख लिया आंगल सिख युद्ध किस तरह से लड़ाया गया। 5 लड़ाइयाँ हुई जिनमें से महत्वपूर्ण लड़ाई थी सबराओं का युद्ध। अब हम देखते हैं द्वितीय अंग्रेज सिख संघर्ष के बारे में, जो कि 1848 से 49 के बीच में लड़ा गया था।
तो अब देखिए 1846 में संधि हुई थी, भैरववाल की संधि। तो इसके देखो 2 साल बाद ही अगला आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कारण क्या रहते हैं, जो ये रेजिडेंट थे ये अत्यधिक आंतरिक हस्तक्षेप करने लग गए। देखा था ना हमने, हेनरी लॉरेंस और ये संरक्षण परिषद थी, तो ये पंजाब के आंतरिक मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप करने लग गए थे। इसके अलावा जो अगले गवर्नर जनरल थे डलहौजी, वो पूरी तरह से पंजाब का प्रशासन अंग्रेजों के नियंत्रण में लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे आंग्ल सिख संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की। इसी के साथ ही एक और कारण बताया जाता है कि रानी जिंदा के अधिकारों के छिन जाने से भी उसमें अपनी बदला लेने की चाहत थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों के द्वारा पंजाब के प्रशासन में जो फेरबदल किए गए थे, सेना में से, फौज में से कुछ सिख सैनिक जो मुक्त किए गए थे, उनमें भी असंतोष था। यानी सबसे मेन कारण था कि कौन मिलाना चाह रहे हैं, डलहौजी, कि कैसे भी करके पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। इसी के साथ ही इन लोगों में भी असंतोष है, भाई गलत तो हुआ ही है ना, रानी जिंदा को तो बिल्कुल ही पेंशन दे के आपने दरकिनार कर दिया, बिल्कुल ही हटा दिया, तो रानी जिंदा भी बदला लेना चाह रही है। इसके अलावा पंजाब के आंतरिक मामलों में अंग्रेज सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, सैनिकों में भी असंतोष था। तो ये सारे कारण मिल जाते हैं, भाई दोनों पक्ष में युद्ध करने की भावना होगी तभी तो युद्ध होगा ना। तो इसलिए दोनों ही पक्ष भरे पड़े थे, वो भी अधिकार करना चाह रहे हैं, ये भी बदला लेना चाह रहे हैं। तो इसके कारण दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है 1848 से लेकर 49 के मध्य। अब 10 अक्टूबर 1848 को गवर्नर जनरल डलहौजी सिखों के साथ अंतिम युद्ध की घोषणा करते हैं। लो जी, कर दी घोषणा। अक्टूबर 1848 में युद्ध लड़ा जाता है अच्छा खासा। मार्च 1849 में फैसला आ जाता है युद्ध का। क्या होता है, शेर सिंह, छतर सिंह, मूलराज जो महत्वपूर्ण सिख नेता थे वो आत्मसमर्पण कर देते हैं और इसी के साथ ही मार्च 1849 में युद्ध समाप्त हो जाता है। सिख अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी एक घोषणा करते हैं और इसी घोषणा के साथ पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है और महाराजा दलीप सिंह को क्या दे दी जाती है, पेंशन दे दी जाती है। तो हमने देखा ना कितनी जल्दी पूरा फाइनल रिजल्ट निकल गया है और पंजाब अब किसके नियंत्रण में आ गया है, अंग्रेजी साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया है। भाई अक्टूबर 1848 में युद्ध लड़ा गया और अक्टूबर 49 भी नहीं होने दिया, यानी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले ही मार्च 1849 में तो डलहौजी ने घोषणा ही कर दी कि भाई अब क्षेत्र किसके नियंत्रण में आ गया है, अब क्षेत्र अंग्रेजी साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया है। तो बच्चों 2 युद्ध लड़े गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना, याद रखना है। पहले युद्ध में 2 संधि होती है, लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि, और दूसरे युद्ध में तो पूरी तरह से जो पंजाब का शासन है वो अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे लिखना है हमको, एग्जाम में हमें डायरेक्ट लिखना है कि दलीप सिंह का शासन चल रहा था, उस वक्त 2 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध था उसका कारण था साम्राज्यवादी नीति और पंजाब के शासन में अराजकता की स्थिति। 5 लड़ाइयाँ होती है जिनमें महत्वपूर्ण सबराओं का युद्ध होता है, 2 संधियाँ की जाती है और उसके बाद आ जाना है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पे। यानी टिप्पणी भी आ सकती है 3 नंबर की और डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, आंग्ल सिख युद्ध का वर्णन कीजिए। तो आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आया है, अच्छे से आप लोग इसको नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जनजातीय आंदोलन के साथ। धन्यवाद।